वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार स्टेट सेकेंड पेपर हिस्ट्री को। तो इसके पहले हम लोगों ने अपने और टॉपिक को कवर किया है। अब यहाँ पर हम लोग मध्यकालीन भारत को कवर करने वाले हैं और मध्यकालीन भारत के साथ साथ इसी में हम लोग प्लासी और बक्सर के युद्ध को भी देखेंगे। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास यानी कि जो भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है, जिसमें हम लोग को दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश और बलबन के बारे में पढ़ना है, मुग़ल साम्राज्य में अकबर के बारे में पढ़ना है, तो उस चीज़ को हम लोग लेकर के यहाँ से चलेंगे और उसके साथ साथ बक्सर और प्लासी के युद्ध को भी लेकर के चलेंगे। तो ये बिल्कुल हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आप लोग इसे देखिए। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि इसे पढ़ लेने के बाद आप लोगों का यहीं से क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ, इसे पढ़ लेने के बाद से आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा ज़रूर। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और आइए देखते हैं अब अपने प्रश्नों को। तो है इल्तुतमिश का शासन का समय। तो इल्तुतमिश के शासन का जो समय था वो 1210 से लेकर के 1236 तक था। 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक। इसके बाद देखेंगे इल्तुतमिश की मृत्यु तथा गयासुद्दीन बलबन के सिंहासन पर बैठने से पूर्व कितने शासकों ने शासन किया था। यानी इल्तुतमिश की मृत्यु हुई और जब बलबन गद्दी पर बैठा तो उसके बीच के टाइम पीरियड में कितने शासकों ने शासन किया। तो 4 शासकों ने शासन किया। इल्तुतमिश के शासनकाल में किसने पश्चिम और उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में पश्चिम और उत्तर भारत यानी पश्चिम भारत पर और उत्तर भारत पर किसने आक्रमण किया था। तो मंगोल शासक चंगेज खान ने आक्रमण किया था और ये मंगोल का शासक था। इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया। तो इल्तुतमिश को दिल्ली के अमीरों ने शासक बनाया था। इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा खिलत कब प्राप्त हुई थी। तो ये 1229 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का सूबेदार था। तो गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश जो था वो बदायूं का सूबेदार था। आगे देखेंगे इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा। तो 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश जो है वो गद्दी पर बैठा। इसके आगे देखेंगे कि इल्तुतमिश ने किस नाम से सिक्के चलाए थे। तो इल्तुतमिश ने जीतल एवं टका नाम से सिक्के चलाए थे। टका चांदी का सिक्का होता था और जीतल जो था वो तांबे का सिक्का होता था। इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी चुना। तो इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी चुना था। अगला है इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश ने बंगाल का गवर्नर जो है वो हिशामुद्दीन को नियुक्त किया था। हिशामुद्दीन को। इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू की थी। तो इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश द्वारा लागू की गई थी। इल्तुतमिश बलबन तथा अलाउद्दीन खिलजी ने एक जैसा कार्य कौन सा किया था। तो इनका एक जैसा जो कार्य है वो क्या है। मंगोलों का सामना। इन लोगों ने मंगोलों का सामना किया था। आगे है ऐबक का मकबरा कहाँ है। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है। तो ये लाहौर में है। किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया था। तो कौन सा वो सेनापति था जिसके सहयोग से कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल को अपने अधीन किया था। तो ये कौन था कि कैमाज रूमी। कौन था। कैमाज रूमी। आगे देखेंगे कि किसकी मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया था। तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया था। किसने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर लूटा था। तो इल्तुतमिश ने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर लूटा था और ये 1234 से 35 के बीच में हुआ था। यानी महाकाल का जो मंदिर है ये कब लूटा गया था। तो 1234-35 में इस मंदिर को लूटा गया था। अब इसके बाद देखेंगे कि चहलगानी का संहार किसने किया। तो चहलगानी का संहार जो है ये बलबन ने किया था। और चहलगानी की स्थापना किसने की थी। तो इल्तुतमिश ने की थी। चांदी का टका और तांबे का जीतल का प्रचलन किसने शुरू किया था। तो ये इल्तुतमिश ने शुरू किया था। चालीसा या चहलगानी का अस्तित्व किसके शासनकाल में आया था। तो चालीसा या चहलगानी का अस्तित्व किसके शासनकाल में आया था। तो अभी मैंने बताया इल्तुतमिश के शासनकाल में। तुर्कान चहलगानी क्या है। तो ये क्या था। तो 40 तुर्क सरदारों का एक दल था जिसे इल्तुतमिश ने बनाया था। तुर्कान चहलगानी क्या था। तो ये 40 से
तुर्क सरदारों का एक दल हुआ करता था और इसे इल्तुतमिश ने बनाया था। दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है? तो दिल्ली का पहला तुर्क शासक जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से क्या कहा जाता था? तो उसे लाख बख्श भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो अलीवर्दी खां को कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश क्या था? तो इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले बदायूं का सूबेदार था और वह इकबारी तुर्क था। अगला देखेंगे, दिल्ली के सुल्तानों में किसे लाख बख्श के रूप में जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के रूप में जाना जाता है। दिल्ली में कुवैतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो कुवैतुल इस्लाम मस्जिद जो है ये अजमेर में है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था, तो प्रथम वैधानिक सुल्तान जो था वो इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत में अख्ता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? तो इक्ता प्रणाली जो है ये इल्तुतमिश ने लागू किया था। दिल्ली सुल्तानों का कालक्रम क्या है? तो दिल्ली सुल्तानों का कालक्रम जो है तो पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, फिरोज शाह, रजिया, बहराम शाह, मसूद शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद, बलबन और क्यूमिरश। पहली बार मंगोल का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो मंगोलों का आक्रमण सबसे पहली बार इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था और इसके बाद बलबन और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भी क्या किया गया कि मंगोलों का सामना किया गया था। बलबन अपने आप को किसका वंशज मानता था? तो बलबन अपने आप को अफरासिया का वंशज मानता था। इसके आगे देखेंगे बलबन ने कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो बलबन ने जिल्ली इलाह या ईश्वर का प्रतिबिंब की उपाधि धारण की थी। जिल्ली इलाह या ईश्वर का प्रतिबिंब की उपाधि धारण की थी। अब इल्तुतमिश के बाद हम लोग बलबन को देखेंगे, तो बलबन से संबंधित प्रश्नों को देखते हुए चलते हैं। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम डैश बलबन था, यानी कि बलबन का पूरा नाम क्या था? तो बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। क्या था? गयासुद्दीन बलबन था। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो गयासुद्दीन बलबन की दिल्ली की गद्दी पर 1266 ईस्वी में बैठा था। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो ये नासुरुद्दीन का मंत्री था। क्या था? नासुरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। इसके बाद से देखेंगे रजिया सुल्तान के शासनकाल में बलबन कौन सा पद पर था? तो रजिया सुल्तान के शासनकाल में बलबन अमीर ए शिकार के पद पर था। अमीर ए शिकार के पद पर। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन को किस सुल्तान ने अपने अमीर हाजिब बनाया था? तो मसूद शाह ने बनाया था। बलबन अपने आप को किस वंशज का मानता था? बलबन खुद को किस वंशज का मानता था? तो ये अफरासियाब वंश का मानता था। अगला देखेंगे कि सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किया। तो दरबार का गठन फारसी पद्धति पर किया था। अगला है, अपनी शक्ति को संगठित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। किसकी? जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की। बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की? तो जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की। किस सुल्तान ने स्वयं को नाइब खुदाई कहा? तो बलबन ने ही स्वयं को नाइब खुदाई कहा। नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। इसके आगे देखेंगे, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? तो ये बलबन ने कहा था। आगे है, निम्नलिखित इमारतों में से किस एक में पहली मौजूद सही मेहराब टू आर्क पाई गई है? तो ये सुल्तान बलबन का मकबरा है। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनतकालीन स्मारक में दृष्टित है? तो ये प्रथम जो वास्तविक मेहराब है
ये बलबन के मकबरा में देखने को मिलता है। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, तो ये बलबन का मकबरा था जो कि शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित किया गया था। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो ये बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान चिहलगानी 40 गुलामों के सरदार के गुट का दमन किया? तो दमन किसने किया? बलबन ने किया, और इसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। निम्न में से किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? तो बलबन को दिया जाता है इसका श्रेय। चिहलगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? तो प्रथम दिल्ली सुल्तान जो था वो बलबन था। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ करवाया? तो नौरोज को किसने आरंभ करवाया था? तो बलबन ने आरंभ करवाया था नौरोज को। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? तो नौरोज का प्रवर्तन बलबन के द्वारा किया गया। अगला है दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसके दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया गया, वो कौन था? तो ये बलबन था। इसके आगे है दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसका राजस्व या सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था? तो ये बलबन का था। निम्नलिखित में से किसने सिजदा यानी घुटनों पर बैठ कर शीश नवाना एवं पैबोस पाँव को चूमना प्रथा प्रारंभ की थी? तो ये बलबन ने प्रारंभ की थी, यानी सिजदा और पैबोस की जो प्रथा है ये बलबन द्वारा प्रारंभ की गई थी। ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत बलबन के द्वारा की गई। किस सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई? तो सीमा विस्तार की नीति बलबन ने नहीं अपनाई। निम्नलिखित में से बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बंगाल का गवर्नर जिसने बलबन के काल में विद्रोह किया था, तो ये तुगरील खां था। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने पूरा 1 वर्ष मेवों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया? तो ये बलबन था। अगला देखेंगे, बलबन की सार्वभौमिकता तथा राजकीय नीति को जानने के लिए मूल स्रोत है। तो मूल स्रोत क्या है? बरनी है। अगला, बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक कारण नहीं था? उसका कमजोर स्वभाव। क्या था? उसका कमजोर स्वभाव। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? तो बलबन के संबंध में क्या सही नहीं है? तो उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? तो ये बलबन के दरबार में रहते थे। निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसे भारत का सादी कहा गया है? तो अमीर हसन को भारत का सादी कहा गया है। बलबन की मृत्यु कब हुई? तो बलबन की मृत्यु की बात करें तो बलबन की मृत्यु 1286 ईस्वी में हुई। 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई। अब हम लोग अकबर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अकबर का जन्म अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में कब हुआ था। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। अब इसके बाद है कि इनका जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 को। अकबर को पहली बार किस अवस्था में गजनी की सूबेदारी मिली थी? तो यानी कि वो कितने उम्र के थे जब उन्हें गजनी की सूबेदारी मिली थी? तो वो मात्र 9 वर्ष के थे जब उन्हें गजनी की सूबेदारी मिली थी। गजनी में अकबर का संरक्षक कौन था? तो गजनी में अकबर का संरक्षक जो था वो मुनीम खां था। हुमायूं ने अकबर को युवराज कब घोषित किया? तो हुमायूं ने अकबर को युवराज 1555 ईस्वी में सरहिंद जीतने के बाद से घोषित किया था। युवराज अकबर का संरक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो युवराज अकबर का संरक्षक बैरम खां को नियुक्त किया गया।
अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो ये कलानौर में यानी कि कारनौल में हुआ था। अकबर किस उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा था? तो अकबर जो था वो अकबर बादशाह गाजी के उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा था। अकबर ने सम्राट बनने पर बैरम खां को कौन सी उपाधि दी थी? तो सम्राट बनने पर अकबर ने बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि से नवाजा था। बैरम खां अकबर का संरक्षक कब तक रहा? तो बैरम खां जो था वो अकबर का संरक्षक 1556 से लेकर के 1560 ईस्वी तक रहा। 1556 से लेकर के और 1560 ईस्वी तक ये अकबर का संरक्षक रहा। इसके आगे देखेंगे कि हेमू सूर शासक आदिल शाह का किस पद पर था? तो ये प्रधानमंत्री पर था। किसे 24 युद्धों में से 22 युद्ध जीतने का श्रेय प्राप्त है? तो हेमू को, हेमू यानी हेमचंद को। आदिल शाह ने हेमू को किस उपाधि से सुशोभित किया? तो विक्रमादित्य की उपाधि से सुशोभित किया। अगला, हेमू ने दिल्ली में किसे परास्त कर शाही छत्र धारण किया तथा अपने नाम के सिक्के चलवाए? तो ये तरगी वेद। पानीपत की द्वितीय लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को किसके बीच हुई? तो ये अकबर और हेमू के बीच में हुई। और अकबर की तरफ से युद्ध किसने लड़ा था? तो बैरम खां ने लड़ा था। अकबर ने दास प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया? तो दास प्रथा पर अकबर ने 1562 ईस्वी में प्रतिबंध लगाया। अकबर ने 1562 ईस्वी में अपने को किससे मुक्त किया? तो हर मदद से मुक्त किया। 1562 ईस्वी में अकबर ने खुद को हर मदद से मुक्त किया। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? तो तीर्थ यात्रा कर जो है ये 1563 ईस्वी में समाप्त किया। तो 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया और 1563 में क्या किया कि तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। अकबर ने जजिया पर कब प्रतिबंध लगाया? तो 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया पर प्रतिबंध लगाया। तो हम लोग देखेंगे कि लाइन से यहाँ पर सब चीज़ें हो रही हैं। दास प्रथा पर प्रतिबंध है 1562 में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि तीर्थ यात्रा कर पर प्रतिबंध लगाया गया, समाप्त किया गया 1563 में। और 1564 ईस्वी में हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर भी समाप्त कर दिया गया। अब इसके आगे देखेंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576 ईस्वी में किसके बीच हुआ? तो ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। अकबर ने काबुल की सूबेदारी किसे सौंपी? तो अकबर ने काबुल की सूबेदारी वाखतुन्नसा बेगम को सौंपी। अकबर ने कश्मीर विजय के लिए किसे भेजा? तो कश्मीर विजय के लिए अकबर ने भगवान दास एवं कासिम खां को भेजा। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? तो दक्षिण भारत को का प्रवेश द्वार जो है ये खान देश को माना जाता है। अकबर ने खान देश को कब जीता? तो 1591 ईस्वी में अकबर ने खान देश को जीत लिया। अकबर ने सम्राट की उपाधि कब ग्रहण की? तो दक्षिण विजय के बाद अकबर ने सम्राट की उपाधि को ग्रहण किया। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में किस कारण हुई थी? तो ये अतिसार रोग के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। इसको आगे देखेंगे कि अकबर को कहाँ दफनाया गया? तो अकबर को सिकंदरा में दफनाया गया। कहाँ पर? सिकंदरा में। इसका मकबरा कहाँ है? सिकंदरा। अब देखेंगे यहाँ पर अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना कहाँ करवाई? तो इबादत खाने की स्थापना अकबर ने कहाँ करवाई? तो फतेहपुर सीकरी में करवाई। अकबर ने मजहर नामक दस्तावेज कब जारी किया? तो अकबर ने मजहर नामक दस्तावेज जो है ये 1579 ईस्वी में जारी किया। अकबर ने 1582 ईस्वी में किस धर्म की घोषणा की? तो 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की घोषणा की। दीन ए इलाही का पुरोहित कौन था? दीन ए इलाही धर्म का पुरोहित कौन था? तो ये अबुल फजल था। कौन था? अबुल फजल। कौन हिंदू राजाओं में दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? तो हिंदू राजाओं में कौन था जिसने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? तो वो बीरबल था। अकबर ने कहाँ ईसाइयों को गिरजाघर बनवाने की अनुमति प्रदान की थी? तो आगरा एवं लाहौर में अकबर ने ईसाइयों को गिरजाघर बनाने की अनुमति प्रदान की थी। इसके बाद
अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसे प्रदान की? तो जगत गुरु की उपाधि अकबर ने हरिविजय सूरी को प्रदान की। अकबर पर सर्वाधिक प्रभाव किस धर्म का पड़ा? तो अकबर पर सर्वाधिक प्रभाव जो है ये हिंदू धर्म का पड़ा। अकबर ने इलाही संवत कब जारी किया? तो अकबर ने 1583 ईस्वी में इलाही संवत जारी किया। 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म जो था उसे इसने चालू किया और इसके बाद इलाही संवत 1583 ईस्वी में चालू करता है। अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो कवि राज एवं राजा की उपाधि प्रदान की थी। बीरबल की मृत्यु किसके विद्रोह दबाते समय हो गई? तो बीरबल की मृत्यु यूसुफ झाइयों के विद्रोह को दबाते हुए हो गई थी। किसने अकबरनामा एवं आईने अकबरी की रचना की? तो अबुल फजल ने अकबरनामा एवं आईने अकबरी की रचना की। अकबर के सेवा में आने से पहले टोडरमल किसके दरबार में था? तो अकबर के सेवा में आने से पहले टोडरमल जो था वो शेर शाह के दरबार में था। अकबर के भूमि संबंधी सुधारों का श्रेय किसे जाता है? तो भूमि संबंधी सुधारों का जो श्रेय है वो टोडरमल को जाता है। भगवान दास अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे, वह किनके पुत्र थे? तो आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे। किसके? तो आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे। अकबर में भगवान दास को कौन सी उपाधि दी? अकबर ने भगवान दास को कौन सी उपाधि दी? तो अमीर उल अमीर की उपाधि दी। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था और ध्यान रहे तानसेन का जो मकबरा है वो भी ग्वालियर में ही है। ध्रुपद गायन शैली का विकास किसके समय में हुआ? तो ध्रुपद गायन शैली का विकास जो है वो तानसेन के समय में हुआ। अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दी थी? तो अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से अकबर ने तानसेन को नवाजा था। अब्दुल रहीम खान खाना कौन था? तो बैरम खां का पुत्र था। अब्दुल रहीम खान खाना कौन था? तो बैरम खां का पुत्र था। अकबर के रसोई घर का प्रधान कौन था? तो अकबर के रसोई घर का प्रधान हकीम हुकुम था। कौन था? हकीम हुकुम था। अकबर का राज दरबारी यानी अकबर का दरबारी राजकवि कौन था? तो ये फैजी था। कौन था? फैजी। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी कब स्थानांतरित की? तो 1571 ईस्वी में अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी क्या किया? स्थानांतरित किया। इसके आगे देखेंगे कि किस राजपूत शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। कौन सा वो राजपूत शासक था जिसने कि अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो वो महाराणा प्रताप थे। कौन थे? महाराणा प्रताप थे। अकबर ने किससे अपने साम्राज्य का अग्रणी कलाकार बताया? तो अकबर ने अपने साम्राज्य का अग्रणी कलाकार दसवंत को बताया। किसे? दसवंत को बताया। अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार किसे माना जाता है? तो अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार जो है ये बसावन को माना जाता है। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? तो ये अहमदनगर से संबंधित थी। क्या पूछ रहा है कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा वो किस राज्य से संबंधित थी? तो वो अहमदनगर से संबंधित थी। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो मनसबदारी प्रणाली को अकबर ने प्रारंभ किया। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो तानसेन अकबर के दरबार में था। मुगल काल की राजभाषा थी। तो मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। सती प्रथा का भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो ये अकबर था। अगला देखेंगे अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया वह किस नाम से जाना जाता है? तो रज्मनामा के नाम से जाना जाता है।
अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? तो इबादत खाना नाम था। अगला है कि सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? तो मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल का जो नक्शा है ये बौद्ध विहार की तरह है। आगे देखेंगे, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किया था? तो ये कछवाहो ग्रह से था। अगला है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है? तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है और तानसेन का जन्म भी ग्वालियर में ही हुआ था। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं? तो श्रेष्ठतम इमारतें जो कि अकबर द्वारा बनाई गई थी तो ये फतेहपुर सीकरी में पाई जाती हैं। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो दसवंत था। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो मीर बख्शी था। कौन था? मीर बख्शी। हमीदा बानो बेगम कौन थी? तो हमीदा बानो बेगम अकबर की माता थी। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था? तो सबसे अंतिम विजय अभियान अकबर का जो था वो असीरगढ़ विजय था। आगे देखेंगे, किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा। किस जाट नेता ने बादशाह के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? तो ये राजा राम था। अगला है, किसने अकबर को जिल्ले इलाही यानी खुदा की परछाई एवं फक्र ए इजदी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? तो ये अबुल फजल ने कहा। दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की? तो दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना अकबर द्वारा की गई। तानसेन का असली नाम क्या था? तो तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। क्या था? रामतनु पांडे था। अगला है, अकबर के दरबार में प्रमुख राजपूत सरदार था? तो प्रमुख राजपूत सरदार जो था वो मान सिंह था। अगला है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? तो हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया। 1572 ईस्वी में अकबर ने किससे पराजित कर अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया? तो 1572 ईस्वी में अकबर ने मुजफ्फर खान तृतीय को पराजित कर अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया था। किस सिख गुरु को अकबर ने अमृतसर में मंदिर निर्माण के लिए 500 बीघा जमीन दान में दिए थे? तो रामदास को दिए थे और आगे चलकर इसी 500 बीघा जमीन पर क्या किया गया था? अमृतसर नगर भी बसाया गया। अगला देखते हैं कि नवरत्नों में अकबर का सर्वाधिक प्रिय कौन था? तो नवरत्नों में अकबर का सर्वाधिक प्रिय बीरबल था। संगीत कला की दृष्टि से किस मुगल बादशाह का शासन सर्वोत्तम रहा? तो संगीत कला की दृष्टि से अकबर का जो शासन था वो सर्वोत्तम रहा। हिंदी को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाला प्रथम बादशाह था? तो हिंदी को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाला प्रथम बादशाह जो था वो अकबर था। अकबर कालीन उत्तर भारत के हिंदी विद्वानों में किसे सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था? तो तुलसीदास को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था। अकबर की लगान व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो अकबर की जो लगान व्यवस्था थी वो मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। अगला है, रूप चित्रकारी की शुरुआत किस शासक के समय हुई? तो रूप चित्रकारी की शुरुआत जो है वो अकबर के समय हुई। नेक्स्ट है, अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला कौन सा प्रसिद्ध संगीतकार था? तो बाज बहादुर जो था उसने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था। अकबर के शासनकाल में रानी दुर्गावती के विरुद्ध मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो आसफ खान ने किया था। अब हम लोग प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि सिराजुद्दौला बंगाल का शासक कब बना? तो सिराजुद्दौला बंगाल का शासक कब बना? तो 1756 ईस्वी में बना। कब बना? तो 1756 ईस्वी में। सिंध को अंग्रेजी राज्य में कब मिलाया गया? तो सिंध को अंग्रेजी राज्य में
1843 ईस्वी में 43 ईस्वी में क्या किया गया, मिलाया गया। संगोली की संधि कब हुई? तो संगोली की संधि कब हुई? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संगोली की संधि किसके बीच में हुई? तो अंग्रेजों और नेपाल के गोरखों के बीच में हुई। अंग्रेजों और नेपाल के गोरखों के बीच में संगोली की संधि हुई। और ये कब हुई? तो 1816 ईस्वी में हुई। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को भारत में अंग्रेजी बस्तियों का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? तो भारत में अंग्रेजी बस्तियों का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को 1773 ईस्वी में बनाया गया। आगे है कि लॉर्ड वेलेस्ली कब से कब तक भारत में अंग्रेजी बस्तियों का गवर्नर जनरल रहा? तो ये 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी तक अंग्रेजी बस्तियों का गवर्नर जनरल रहा। लॉर्ड विलियम बेंटिक कब तक भारत के गवर्नर जनरल बना रहा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो 1828 से लेकर के 1835 ईस्वी के बीच में भारत का गवर्नर जनरल बना रहा। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स कब भारत आया? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो था वो 1772 ईस्वी में भारत आया। लॉर्ड डलहौजी ने सहायक सेना के बदले में हैदराबाद के निजाम से बरार का प्रदेश कब छीन लिया? तो ये 1853 ईस्वी में छीन लिया। लॉर्ड डलहौजी ने सतारा को अंग्रेजी राज्य में कब मिलाया? तो सतारा को अंग्रेजी राज्य में 1848 ईस्वी में मिलाया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? तो भारत का गवर्नर जनरल 1786 ईस्वी में इसे बनाया गया। अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस कब से कब तक भारत में अंग्रेजी बस्तियों का गवर्नर जनरल रहा? तो 1886 से लेकर के 1893 तक। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध कब तक चलता रहा? तो ये 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी तक चलता रहा। मुगल बादशाह फर्रुखशियार ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार कब नियुक्त किया? तो ये 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखशियार ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। मीर कासिम को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब कब बनाया? तो मीर कासिम को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनाया। अगला है कि मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग कब तक गवर्नर जनरल रहा? तो ये 1813 से लेकर 1823 तक। मराठा राजनीतिज्ञ नाना साहब की मृत्यु कब हुई? तो ये 1800 ईस्वी में हुई। भारत में लॉर्ड डलहौजी का शासन कब तक रहा? तो ये लॉर्ड डलहौजी का जो शासन है ये 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी तक रहा। बैरकपुर में 47वीं देसी सेना की रेजिमेंट ने कब विद्रोह किया? तो बैरकपुर में 47वीं देसी सेना की रेजिमेंट ने 1824 ईस्वी में क्या किया? विद्रोह किया। बसीन की संधि कब हुई? तो सबसे पहले बसीन की संधि अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुई और ये कब हुई? तो 1802 ईस्वी में हुई। बक्सर की लड़ाई कब हुई? तो बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुई। बंगाल में द्वैत शासन कब स्थापित हुआ? तो बंगाल में द्वैत शासन जो है वो 1765 ईस्वी में स्थापित हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। पूना की संधि कब हुई और या लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों को कब पराजित किया? तो 13 जून 1818 को। पहला सिख युद्ध कब हुआ? तो पहला सिख युद्ध 1845 को हुआ। आगे देखेंगे कि पंजाब को अंग्रेजी राज्य में कब मिलाया गया? तो पंजाब को अंग्रेजी राज्य में 1848 ईस्वी में मिलाया गया। नागपुर को अंग्रेजी राज्य में कब मिलाया गया? तो नागपुर को 1854 ईस्वी में अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। दूसरा सिख युद्ध कब हुआ? तो 1848 ईस्वी में दूसरा सिख युद्ध हुआ। झांसी को अंग्रेजी राज्य में कब मिलाया गया? तो झांसी को अंग्रेजी राज्य में 1853 में मिलाया गया। क्लाइव ने फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर कब अधिकार किया? तो फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर क्लाइव ने 1757 में अधिकार किया। क्लाइव ने डच बस्ती चिंसुरा पर कब अधिकार किया? तो 1759 ईस्वी में अधिकार किया। क्लाइव ने कब आत्महत्या कर ली? तो 1774 ईस्वी को क्लाइव ने आत्महत्या कर ली।
इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई। अवध को अंग्रेजी राज्य में कब मिलाया गया? तो 1856 ईस्वी में अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। अलीवर्दी खां बंगाल का शासक कब बना? तो 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां जो है ये बंगाल का शासक बना। अंतिम पेशवा बाजीराव की मृत्यु कब हुई? तो अंतिम पेशवा बाजीराव की मृत्यु 1852 ईस्वी में हुई। अंग्रेजों ने अवध के नवाब से गोरखपुर का जिला कब प्राप्त किया? तो 1801 ईस्वी में गोरखपुर का जिला प्राप्त किया। तो इसी प्रकार से और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।